हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPCE 21 काउंसलिंग साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें डिप्रेशन के अलग अलग इमोशनल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव और फिजिकल सिम्टम्स एक्सप्लेन करने हैं। हमें बताना है कि ये सिम्टम्स किस तरह से एक व्यक्ति के डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं और उनकी ड्यूरेशन और इंटेंसिटी क्या होती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिप्रेशन एक ऐसी मूड डिसऑर्डर है जो एक इंसान के सोचने, महसूस करने और बिहेव करने के तरीके को बदल देती है। इसमें व्यक्ति लगातार उदास, थका हुआ और इंटरेस्टलेस महसूस करता है। जब ये सिम्टम्स 2 हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक रहते हैं तब इसे क्लिनिकल डिप्रेशन माना जाता है, DSM-5 के हिसाब से। डिप्रेशन के साइनस और सिम्टम्स समझना बहुत जरूरी है ताकि टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो सके। मेन बॉडी। 1. इमोशनल सिम्टम्स। इमोशनल लेवल पर डिप्रेशन सबसे पहले दिखाई देता है। लगातार उदासी। व्यक्ति हर समय उदास या खाली महसूस करता है। निराशा और बेबसी। उस लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। गिल्ट और वर्थलेसनेस। अपने आप को दोषी और बेकार महसूस करता है। चिड़चिड़ापन। कभी कभी उदासी के जगह गुस्सा या इरिटेबिलिटी भी होती है। एग्जाम्पल, व्यक्ति बिना वजह रो पड़ता है या कुछ महसूस ही नहीं करता। 2. कॉग्निटिव सिम्टम्स। डिप्रेशन सोचने और डिसीजन मेकिंग पर भी असर करता है। कंसंट्रेशन की कमी, फोकस करने में दिक्कत होती है। नेगेटिव थिंकिंग, हमेशा बुरा सोचना या अपने आप को फेलियर समझना। मेमोरी वीक होना, बार बार चीजें भूलना। सुसाइडल थॉट्स, कभी कभी मौत या सुसाइड के विचार भी आते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाता और खुद को यूजलेस महसूस करता है। 3. बिहेवियरल सिम्टम्स। बिहेवियर में भी नोटिसेबल बदलाव आते हैं। सोशल विड्रॉल, दोस्त या परिवार से दूरी बनाना। एक्टिविटी कम होना, रोज के काम करने की इच्छा नहीं होती। रोने के दौरे, बिना वजह रो पड़ना। सेल्फ केयर इग्नोर करना, अपनी सफाई, खाना या ड्रेसिंग पर ध्यान नहीं देना। एग्जाम्पल, एक एक्टिव इंसान आप ज्यादातर बेड पर ही रहता है और किसी से मिलना नहीं चाहता। 4. फिजिकल सिम्टम्स। डिप्रेशन सिर्फ माइंड नहीं, बॉडी को भी अफेक्ट करता है। स्लीप प्रॉब्लम्स, नींद ना आना या बहुत ज्यादा सोना। एपेटाइट चेंज, ज्यादा खाना या बिल्कुल भूख ना लगना। थकान, छोटी से छोटी एक्टिविटी भी मुश्किल लगती है। बॉडी पेन, हेडेक, बैक पेन या स्टमक प्रॉब्लम बिना रीजन के। एग्जाम्पल, व्यक्ति हमेशा थका रहता है और कुछ करने का मन नहीं करता। कंक्लूजन। डिप्रेशन के सिम्टम्स इमोशनल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल और फिजिकल लेवल्स पर दिखाई देते हैं। इन्हें जल्दी पहचानना जरूरी है ताकि प्रॉपर काउंसलिंग और थेरेपी दी जा सके। ऐसे लोगों के साथ संवेदनशील और सपोर्टिव रहना चाहिए ताकि वो अपनी स्ट्रगल से निकल सकें। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 6. Explain the criteria for gender identity disorder. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर GID के बारे में लिखना है। इसका मतलब क्या है और कौन से क्राइटेरिया या कंडीशंस के बेसिस पर डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट्स इसे डायग्नोज करते हैं। इसमें हमें DSM-4 और DSM-5 के डेफिनेशंस और मैस सिम्टम्स एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक पर्सन को अपने बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर आइडेंटिटी के बीच मिसमैच फील होता है। मतलब उनका जेंडर एक्सपीरियंस उनके जन्म के सेक्स से मैच नहीं करता। DSM-4 में इसे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा गया था, लेकिन DSM-5 में इसे जेंडर डिस्फोरिया नाम दिया गया है ताकि स्टिग्मा कम हो। ये डिसऑर्डर इमोशनल डिस्ट्रेस के फॉर्म में दिखाई देता है और काउंसलिंग से हेल्प मिल सकती है। मेन बॉडी। 1. जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या है? जेंडर आइडेंटिटी एक पर्सन का इंटरनल सेंस होता है कि वो मेल है, फीमेल है या दोनों नहीं। जब एक पर्सन अपने असाइन जेंडर से अलग फील करता है और इस वजह से इमोशनल डिस्ट्रेस होता है
तब यूज GID कहते हैं। DSM-4 में डिसऑर्डर टर्म यूज होती थी, लेकिन DSM-5 में इसे डिस्फोरिया बोला गया है, जो स्ट्रेस या डिस्ट्रेस पर फोकस करता है, आइडेंटिटी पर नहीं। 2. DSM-4 के क्राइटेरिया फॉर जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। DSM-4 के हिसाब से डायग्नोसिस तब होता था जब ये कंडीशंस होती थी। A. क्रॉस जेंडर आइडेंटिफिकेशन। पर्सन को ऑपोजिट जेंडर बनने की स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। बच्चे ऑपोजिट जेंडर के कपड़े, गेम्स और रोल्स पसंद करते हैं। B. डिस्कम्फर्ट विथ वंस ओन सेक्स। अपने फिजिकल सेक्स या जेंडर रोल से डिसैटिस्फैक्शन होती है, जैसे लड़का अपना मेल बॉडी पसंद नहीं करता या लड़की फेमिनिन रोल से दूर रहना चाहती है। C. नो इंटरसेक्स कंडीशन। ये कंडीशन किसी बायोलॉजिकल या जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं होती। D. डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट। ये फीलिंग्स पर्सन के सोशल, पर्सनल या ऑक्यूपेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। 3. DSM-5 के क्राइटेरिया फॉर जेंडर डिस्फोरिया। DSM-5 में एम्फेसिस डिस्फोरिया पर है। क्राइटेरिया ये है: A. at least 6 months तक lasting incongruence between experienced gender और assigned gender, और नीचे दिए गए 2 या ज्यादा फीचर्स होने चाहिए। जेंडर और सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच मिसमैच। अपने सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स से छुटकारा चाहना, दूसरे जेंडर के फिजिकल ट्रेट्स चाहना, दूसरे जेंडर बनना चाहना, दूसरे जेंडर के तरह ट्रीट होने की डिजायर, दूसरे जेंडर के फीलिंग्स का स्ट्रॉन्ग बिलीफ। B. डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है कि पसंद के सोशल या वर्क लाइफ को अफेक्ट करती है। 4. काउंसलिंग और ट्रीटमेंट। थेरेपिस्ट पहली बात टू पेशेंट का नॉन जजमेंटल असेसमेंट करता है। काउंसलिंग से आइडेंटिटी एक्सेप्टेंस और कंफ्यूजन कम होती है। फैमिली सपोर्ट और साइको एजुकेशन बहुत जरूरी है। कभी कभी हार्मोन थेरेपी या सर्जरी भी की जा सकती है, लेकिन ये डिसीजन केयरफुली लिया जाता है। काउंसलर का रोल होता है एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के साथ पेशेंट को सपोर्ट करना। कंक्लूजन: जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर या जेंडर डिस्फोरिया एक इमोशनल डिस्ट्रेस वाली कंडीशन है जिसमें जेंडर आइडेंटिटी और बायोलॉजिकल सेक्स मैच नहीं करते। DSM-5 ने डिसऑर्डर वर्ड हटाकर डिस्फोरिया उस किया ताकि रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़े। सही डायग्नोसिस और काउंसलिंग से इंडिविजुअल्स अपनी आइडेंटिटी के साथ पीस में रह सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Explain the process of counseling. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाना है। काउंसलिंग कैसे स्टार्ट होती है, काउंसलर और क्लाइंट के बीच रिलेशन कैसे बनता है, कौन से स्टेजेस होते हैं जैसे रैपो बिल्डिंग, प्रॉब्लम एक्सप्लोरेशन, गोल सेटिंग, इंटरवेंशन और टर्मिनेशन, और हर स्टेज का क्या रोल होता है। आंसर: इंट्रोडक्शन। काउंसलिंग एक प्रोफेशनल प्रोसेस है जिसमें ट्रेन्ड काउंसलर क्लाइंट की पर्सनल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को समझने और सॉल्व करने में मदद करता है। ये एक स्ट्रक्चर्ड और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है जिसमें काउंसलर क्लाइंट को सेल्फ अवेयरनेस और बिहेवियर चेंज के लिए गाइड करता है। कार्ल रॉजर्स और ईगन जैसे थियरिस्ट्स के अकॉर्डिंग काउंसलिंग एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी होती है जिसमें क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम्स को समझकर उन्हें सॉल्व करता है और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनता है। मेन बॉडी। 1. स्टेज 1 रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट, रैपो बिल्डिंग। काउंसलिंग का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ट्रस्ट बनाना। काउंसलर एक सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां क्लाइंट ओपनली बात कर सके। काउंसलर एम्पैथी, वार्मथ और एक्टिव लिसनिंग का यूज करता है ताकि क्लाइंट को लगे कि उनकी बात समझी जा रही है। एग्जाम्पल: काउंसलर कह सकता है, आप यहां सेफ हैं, आप अपनी बात फ्रीली शेयर कर सकते हैं। इस स्टेज का गोल होता है म्यूचुअल ट्रस्ट और ओपननेस डेवलप करना। 2. स्टेज 2 प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लोरेशन। जब ट्रस्ट बन जाता है, काउंसलर क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करता है। यह स्टेज थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स को समझने के लिए होती है। काउंसलर ओपन एंडेड क्वेश्चंस और रिफ्लेक्शन यूज करता है ताकि क्लाइंट अपने इश्यूज क्लियरली एक्सप्रेस कर सके। एग्जाम्पल: एक स्टूडेंट जिसे एग्जाम एंजाइटी है, एक्सप्लोरेशन के दौरान ये रियलाइज कर सकता है कि असल में यूज फेलियर का डर है। इस स्टेज में प्रॉब्लम का रूट कॉज समझना इंपॉर्टेंट होता है। 3. स्टेज 3 गोल सेटिंग एंड प्लानिंग। आप काउंसलर और क्लाइंट मिलकर अचीवेबल गोल सेट करते हैं। गोल्स रियलिस्टिक, मेजरेबल और क्लाइंट सेंटर्ड होने चाहिए। काउंसलर क्लाइंट से डिस्कस करता है कि कौन सा चेंज चाहिए और कैसे अचीव किया जा सकता है।
एग्जाम्पल, एग्जाम के पहले एंजाइटी कम करने के लिए डेली रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करना। इस स्टेज में काउंसलिंग का डायरेक्शन और मोटिवेशन डिसाइड होता है। 4. स्टेज 4 इंटरवेंशन और एक्शन फेज। ये काउंसलिंग का मेन वर्किंग फेज होता है। काउंसलर क्लाइंट के इशू के हिसाब से सूटेबल थेरेपी अप्लाई करता है, जैसे CBT, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी। काउंसलर क्लाइंट को नेगेटिव थिंकिंग और मैलअडैप्टिव बिहेवियर बदलने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, CBT में काउंसलर क्लाइंट को इर्रेशनल थॉट्स आइडेंटिफाई और रिप्लेस करने के लिए गाइड करता है। इस स्टेज का एम होता है इंसाइट और बिहेवियर चेंज लाना। 5. स्टेज 5 टर्मिनेशन एंड एवैल्यूएशन। जब क्लाइंट अपने गोल्स अचीव कर लेता है, काउंसलिंग टर्मिनेट की जाती है। काउंसलर और क्लाइंट दोनों मिलकर प्रोग्रेस रिव्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि इंप्रूवमेंट्स कैसे मेंटेन करनी है। काउंसलर रिलैप्स प्रिवेंशन और सेल्फ रिलायंस पर भी फोकस करता है। एग्जाम्पल, काउंसलर क्लाइंट से कहता है कि वो अपने कोपिंग स्किल्स रेगुलर यूज करें। प्रॉपर क्लोजर से क्लाइंट को कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी मिलती है। 6. स्टेज 6 फॉलोअप। काउंसलर कुछ टाइम बाद फॉलोअप सेशन शेड्यूल करता है ताकि क्लाइंट की प्रोग्रेस चेक हो सके। इससे एंश्योर होता है कि क्लाइंट ने जो सीखा है वो कंटिन्यू करे और कोई प्रॉब्लम वापस ना आए। फॉलोअप काउंसलिंग प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिव स्टेप है। कंक्लूजन, काउंसलिंग एक स्ट्रक्चर्ड और सपोर्टिव जर्नी है जो क्लाइंट को प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक ले जाती है। इसमें ट्रस्ट बिल्डिंग से लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग और टर्मिनेशन तक हर स्टेज इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोसेस क्लाइंट को इमोशनली स्ट्रांग, सेल्फ अवेयर और इंडिपेंडेंट बनाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Discuss the view of human nature, role of counselor and techniques in reality therapy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें रियलिटी थेरेपी के बारे में लिखना है जो विलियम ग्लासर ने डेवलप की थी। हमें 3 चीजें एक्सप्लेन करनी है। 1. इंसान की नेचर के बारे में इस थेरेपी का व्यू क्या है। 2. काउंसलर का रोल क्या होता है। और 3. इस थेरेपी में उस होने वाली मेन टेक्निक्स कौन सी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रियलिटी थेरेपी एक काउंसलिंग अप्रोच है जिसे विलियम ग्लासर ने 1960 में डेवलप किया था। यह थेरेपी चॉइस थियरी पर बेस्ड है, जिसमें कहा गया है कि हर इंसान अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अपने बिहेवियर चूज करता है। यह थेरेपी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रियलिस्टिक चॉइसेस पर फोकस करती है। पास्ट की जगह प्रेजेंट पर ध्यान दिया जाता है। थेरेपिस्ट क्लाइंट को यह समझाता है कि वो अपनी लाइफ और एक्शंस पर कंट्रोल रख सकता है। मेन बॉडी। 1. व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। रियलिटी थेरेपी इंसान को एक रिस्पॉन्सिबल और केपेबल बीइंग के रूप में देखती है। ग्लासर के अकॉर्डिंग, हर इंसान के पास 5 बेसिक नीड्स होती है: सर्वाइवल, लव एंड बिलोंगिंग, पावर, फ्रीडम और फन। ह्यूमन बिहेवियर हमेशा पर्पसफुल होता है, जिससे हम अपनी नीड्स पूरी करते हैं। ग्लासर कहते हैं कि लोग मेंटली इल नहीं होते, बल्कि उनके प्रॉब्लम्स गलत चॉइसेस की वजह से आते हैं। इंसान अपने बिहेवियर को बदलकर अपनी लाइफ बेटर बना सकता है अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हर इंसान के पास चॉइस होती है कि वो अपने एक्शंस को बदले और अपनी नीड्स रिस्पॉन्सिबली पूरी करे। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई स्टूडेंट बार बार फेल हो रहा है, तो हो सकता है वो पढ़ाई नहीं कर रहा क्योंकि उससे बिलोंगिंगनेस नहीं मिल रही। रियलिटी थेरेपी यूज समझाती है कि वो बेटर चॉइसेस से अपनी सिचुएशन बदल सकता है। 2. रोल ऑफ काउंसलर। रियलिटी थेरेपी में काउंसलर एक गाइड और सपोर्टर होता है, जो क्लाइंट को अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है। मेन रोल्स है: रिलेशनशिप बनाना। काउंसलर को एक ट्रस्टफुल और केयरिंग रिलेशनशिप क्रिएट करनी होती है। जेंटल कॉन्फ्रंटेशन। काउंसलर क्लाइंट को यह दिखाता है कि उनका करंट बिहेवियर उनके गोल्स अचीव करने में हेल्प नहीं कर रहा। प्रेजेंट पर फोकस। काउंसलर पास्ट के बजाय अब क्या कर रहे हो जैसी बातें पूछता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकरेज करना। काउंसलर क्लाइंट को बताता है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस के लिए खुद जिम्मेदार है। एक्सक्यूजेस अवॉइड करना। काउंसलर ब्लेम और एक्सक्यूजेस से दूर रहकर क्लाइंट को प्रैक्टिकल प्लानिंग सिखाता है। यानी काउंसलर एक रियलिटी टेस्टर की तरह काम करता है जो क्लाइंट को सच समझाकर उनकी बिहेवियर चेंज करने में हेल्प करता है। 3. टेक्निक्स इन रियलिटी थेरेपी। A. WDEP मॉडल, रॉबर्ट वबोल्डिंग। W. wants। क्लाइंट क्या चाहता है, ये समझा जाता है। D. doing। क्लाइंट अभी क्या कर रहा है, इस पर बात होती है। A. evaluation।
क्या करंट बिहेवियर उसके गोल्स अचीव करने में हेल्प कर रहा है? पी प्लानिंग, क्लाइंट को रियलिस्टिक प्लान बनाने में मदद दी जाती है। बी सेल्फ एवैल्यूएशन, क्लाइंट को खुद एवैल्यूएट करने को कहा जाता है कि उनका प्रेजेंट बिहेवियर सही है या नहीं। सी कमिटमेंट एंड फॉलोअप, क्लाइंट से प्लान फॉलो करने का कमिटमेंट लिया जाता है और फॉलोअप सेशंस में प्रोग्रेस चेक की जाती है। डी प्रेजेंट पर फोकस, थेरेपी सिर्फ करंट एक्शंस पर फोकस करती है, पास्ट पर नहीं। ए एक्सक्यूजेस और ब्लेम अवॉइड करना, क्लाइंट को ब्लेम गेम से निकलकर अपने कंट्रोल वाली चीजों पर ध्यान देने को कहा जाता है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं है तो काउंसलर पूछ सकता है, तुम उससे इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो? इससे क्लाइंट एक्शन लेना शुरू करता है। कंक्लूजन, रियलिटी थेरेपी कहता है कि इंसान अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद रख सकता है और अपने चॉइसेस बदलकर अपने नीड्स पूरी कर सकता है। काउंसलर एक हेल्पर की तरह क्लाइंट को सेल्फ एवैल्यूएशन और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की तरफ गाइड करता है। WDEP मॉडल और प्रेजेंट फोकस्ड टेक्निक्स के थ्रू क्लाइंट अपने लाइफ प्रॉब्लम्स का रियल सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।